उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से और उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव को लेकर जिस तरह से घमासान तेज हो गई है, वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की, वहीं मायावती के पूर्व ओएसडी गंगाराम अंबेडकर ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की, जहां पर आपको बता दें कि इनका संगठन मिशन सुरक्षा परिषद पूरे भारत में काम कर रहा है। और आखिर जानते कि आखिर किस तरह की वो वार्ता थी, आखिर इस मुलाकात का क्या प्रमुख उद्देश्य था, किस तरह की गठबंधन, जहां पर आपको बता दें कि अंबेडकरवादी और लोहियावादी लोग मिलकर 22 का चुनाव लड़ने वाले हैं। ये अटकलें भी चल रही हैं। जानते हैं गंगाराम जी से ही कि आखिर ये इस बात में कितनी सच्चाई है। गंगाराम जी, आखिर बताएं कि जो मुलाकात अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या किन एजेंडों को लेकर हुई थी? इस समय बहुजन समाज की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश में सामंतवादी सत्ता से जनता को निजात दिलाई जाए। और जिस तरह से हमारे लोगों के ऊपर शोषण, अन्याय, अत्याचार और हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, तो इसको लेकर के सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम लोगों को उम्मीद जगी थी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के माध्यम से जो गठबंधन हुआ था तो 2022 में ज़रूर इसमें कामयाबी मिलती, लेकिन अकारण समय से पहले वो गठबंधन टूट गया। तो ऐसा महसूस हुआ कि क्योंकि हमारी तमाम अपनी खुद की सामाजिक मुद्दे और समस्याएं हैं, उन सामाजिक मुद्दों समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए हमने, क्योंकि दूसरी बार माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात किया और जो बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं, जैसे कि पदोन्नत में आरक्षण के संबंध में जो सरकार कंप्लाइन नहीं कर रही है, इसको कंप्लाइन कराने के संबंध में, पूर्व की उनकी सरकार में कुछ गलतफहमियों के कारण जो हमारे महापुरुषों संतों गुरुओं के सम्मान में बनाए गए स्मारक संग्रहालय योजनाएं और शैक्षिक संस्थानों का नाम जो परिवर्तित हुआ है, उसको पुनर्बहाल कराने के संबंध में, हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के जो सेवा योजक हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, इनको भी आबादी के अनुपात में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के फार्मूले के आधार पर उनको भी मुख्य धारा पे पोस्ट कराने के संबंध में, उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा प्राइमरी और मॉन्टेसरी में लागू कराने के संबंध में, उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड डे मील योजना चले जिससे जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है और शिक्षा को ख़त्म करने की शरारत हो रही है, इसको बैन करा करके और उसका पैसा सीधे अभिभावक के खातों में डलवाने के संबंध में, हमारे महापुरुषों के सम्मान में पूर्व की सरकार में बहन मायावती जी के सरकार में जो स्मारक संग्रहालय बनाए गए हैं, उनका अनुरक्षण कार्य और मेंटेनेंस जो उसमें टूट फूट हुई है उसको मेंटेनेंस कराने के संबंध में, इसी तरह के तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर के हमने लिखित में माननीय श्री अखिलेश यादव जी से दिया है। उन्होंने सहमति दी है कि हम इस पर अमल करेंगे और अपने घोषणा पत्र में इन तमाम चीज़ों को शामिल करके सरकार बनेगी तो ईमानदारी के साथ उसको कंप्लाइन कराने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है, क्योंकि गैर राजनीतिक संगठन होने के साथ साथ हमने तमाम साथियों को कैडर के बेस के माध्यम से उनके अंदर एक राजनीतिक सोच पैदा करने की जो कोशिश की है, तो हमारे तमाम लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उनके दिमाग में उत्पन्न हुई है। तो ऐसे जो हमारे साथी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर वो 2022 में विधायक बनना चाहते हैं, तो उस संगठन के लिए उचित भागीदारी के फार्मूले के आधार पर हमारे साथियों को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जिससे वो विधानसभा के अंदर भी पहुंचकर अपने समाज की लड़ाई को, आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ सामाजिक जो मौजूदा हालात हैं, इनका कैसे हम इनसे निजात पाएँ और उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कैसे करें, इसी संबंध में एक शिष्टाचार भेंट 29 अक्टूबर को माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ हमारी हुई है। क्या लगता है जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी जो है विकास के एजेंडे को लेकर काम कर रही है, आखिर किन एजेंडों को लेकर आपके लोग जाएंगे 22 के चुनाव में? क्या प्रमुख एजेंडा रहेगा? विकास का एजेंडा रहेगा, बेरोजगारी का एजेंडा रहेगा, आखिर प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज़्यादा तो जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई, भय का माहौल है, आम आदमी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, तो इसके कारण वो अपना कारोबार करने में दहशत का माहौल है। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में सरकार स्थापित होने के बाद कानून का राज स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में बैकलॉग कोटा खाली पड़ा है अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों का, तो उस बैकलॉग कोटे के माध्यम से उसको अभियान चलाकर भर्ती कराने का काम किया जाएगा, ताकि ये बेरोजगारी समाप्त हो और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। और जो उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारी अधिकारी बड़े लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए,
तो पुरानी पेंशन बहाल कराने का भी काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार स्थापित होगी तो जो हमारे तमाम कर्मचारियों अधिकारियों के जो तमाम भत्तों पे कटौती की गई है, उनके जो विभागों पर लगातार निजीकरण का जो भय सताता रहता है, इससे उनको विश्वास पैदा किया जाएगा कि आपके विभाग के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में आपको स्वतंत्र रूप से प्रदेश के आगे बढ़ाने में काम करने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह जो किसान बेचारे जो उनकी आय कमज़ोर पड़ गई है, उनकी फसलों को आवारा पशु चर रहे हैं, तो उनसे निजात दिलाने का काम किया जाएगा। जो किसान अपनी उत्पादन वस्तु का जो सही से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, बिचौलियों के माध्यम से उनकी उत्पादित फसल का जो सही मूल्य, समर्थन मूल्य उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनको भी पूरा कराया जाएगा। गन्ना किसानों का जो बकाया धन है उसको भी समय से पूरा कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह उनकी सरकार बनने के बाद जो विकास की गंगा बहाई गई थी, तमाम बड़े शहरों को नेशनल हाईवे से जोड़ने का प्रयास किया गया था और लखनऊ के साथ साथ और कई शहरों में मेट्रो सिटी बनाने का प्रयास किया गया था। देश का सबसे बड़ा राजमार्ग आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा बहाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और गुंडे माफियाओं को अंकुश लगाया जाएगा, भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। गंगाराम जी, क्या कहेंगे? आने वाला एक पर्व है दीपावली, और प्रदेश में और जैसे देश की राजधानी दिल्ली में काफ़ी हद तक प्रदूषण बढ़ गया है, तो इस बार दिवाली पर किस तरह का संदेश देना चाहेंगे कि प्रदूषण के लिए किस तरह से जो उसका रास्ता है, किस तरह से उससे बचे, प्रदूषण को किस तरह से रोकें, और पटाखे जो दिवाली पे सबसे ज़्यादा जलाते हैं लोग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को इस दीप पर्व पर मंगल कामनाएं करता हूं। हमारे देश में जिस तरह 2020 तमाम महामारी से ग्रसित रहा, कारोबार चौपट हुए, तो मैं कुदरत से कामना करता हूं कि दीपावली की लौ के साथ जो लोगों के ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, उनके जीवन में प्रकाशमय हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, देश तरक्की की तरफ आगे बढ़े। और देशवासियों से अपील करता हूं, क्योंकि ये जो महामारी है कहीं ना कहीं हमारी छेड़खानी जो कुदरत के साथ, हम मानसून के साथ, वातावरण के साथ, जलवायु के साथ जो छेड़खानी करते हैं उसका दुष्परिणाम है। तो इस जलवायु वातावरण को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के लिए हमें जो त्यौहार है उनको हंसी खुशी के साथ गले मिल करके और जो एक दूसरे को उपहार दे करके ज़रूर मनाएं, लेकिन ये पटाखे दाग करके जो वातावरण को दूषित करने का काम कतई ना करें। ऐसा मैं अपने देश के तमाम लोगों से अपील करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से, हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से देशवासियों की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए इस दीपदानों उत्सव के मौके पर मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं। तो ये थे हमारे साथ गंगाराम अंबेडकर जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के ओएसडी भी रहे हैं, और इस समय जिस तरह से पूरे देश में मिशन सुरक्षा परिषद को लेकर काम कर रहा है इनका संगठन, वहीं अखिलेश यादव से इनकी जिस तरह से वार्ता हुई कि जो भी इनके संगठन में काम करने वाले लोग हैं किस तरह से 22 के चुनाव में अपनी कमर कस रहे हैं। अब देखना ये है कि अंबेडकरवादी विचारधारा और लोहियावादी विचारधारा मिलकर 2022 में किस तरह का इतिहास रचने वाली है। जहां पर आपको बता दें कि आने वाले पर्व दीपावली पर भी उन्होंने शुभकामनाओं के साथ ये मैसेज भी दिया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें और प्रदूषण से किस तरह से बचें। आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा।